स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अवगत करा देते हैं, जहां हरियाणा में वोटों की गिनती लगातार जारी है। रुझानों में स्टिल बीजेपी लगातार कांग्रेस से आगे है। रुझानों में अभी भी भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों पर आगे चल रही है। रुझानों में कांग्रेस को सिर्फ 34 सीटों पर ही आगे चलने का मौका मिल पा रहा है। एनएलडी 2 और अन्य 5 सीटों पर आगे हैं। रुझानों के बीच जेपी नड्डा ने बीजेपी महासचिवों की एक अहम बैठक बुलाई है। हरियाणा चुनाव रुझान पर कांग्रेस ने भी अब सवाल उठाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस बाबत सवाल उठाए हैं। हरियाणा नतीजों पर कांग्रेस ने एक बड़ा आरोप लगाया है। चुनाव आयोग डेटा अपडेट नहीं कर रहा है, यह जयराम रमेश का आरोप लगा है। जयराम रमेश ने यह बात साफ तौर पर स्पष्ट की है। क्या बीजेपी प्रशासन पर दबाव बना रही है, ऐसा भी जयराम रमेश का कहना है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, हरियाणा के चुनावों से जुड़ी हुई, जहां लगातार बीजेपी कांग्रेस से आगे चल रही है। हम जिस कड़ी को लेकर ब्रेक में गए थे उसको तुरंत क्लोज करते हैं। राजीव जी से हमने वो बेहद अहम सवाल पूछा था। कई चुनाव हमारे देश ने देखे हैं, लेकिन पिछले 10-15 सालों से ही ऐसा क्या हो गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साख पर ही सवाल खड़े हो। कुणाल, देखिए ऐसा है कि अभी तक जो था ईवीएम को निशाना बनाया जाता था। कहा जाता है साहब कि ईवीएम गड़बड़ कर देते हैं, ईवीएम की वजह से ये लोग जीत जाते हैं। तो इस समय वो ईवीएम पर तो निशाना उठा नहीं सकते थे, क्योंकि कश्मीर में कांग्रेस लगभग 10 सीटों पर आगे है और उनकी सहयोगी पार्टी जो है लगभग 40-42 सीटों पर आगे है। तो इसमें ईवीएम पर तो निशाना नहीं उठा सकते ये। अब ये व्यक्तिगत निशाना बना सकते हैं, जैसे इन्होंने अभी कहा कि साहब ये इलेक्शन कमीशन डाटा जो है वो डिले कर रहा है। डाटा डिले नहीं कर रहा। अगर वो देखें 5 मिनट पहले 7 मिनट पहले कहीं 7वें राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी थी, तो अब वहाँ 9वें और 10वें की और 11वें की पहुँच चुकी है। हरियाणा में मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ 15 राउंड की टोटल काउंटिंग होनी है, वहाँ 12 राउंड हो चुके हैं। जहाँ 18 राउंड की होनी है, वहाँ 9 और 10 राउंड हो चुके हैं। मैक्सिमम 19 राउंड की काउंटिंग है। 19 में से 11 राउंड, 10 राउंड और 12 राउंड तक हो चुके हैं। तो अब ये कहना है कि ये डाटा डिले कर रहे हैं, ये सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के लिए कांग्रेस की तरफ की एक कांग्रेस की ये स्ट्रेटेजी दिखाई देती है। ओके, हाँ कुशाग्र जी, आपके पास भी जैसा हमने कहा था तुरंत आएंगे और हम आ गए हैं। अब बताइए आपको क्या कहना है। क्या आप कार्यकर्ताओं में वो जोश को अभी भी बरकरार रखने के लिए यह बात कह रहे हैं, या वाकई आपको अभी भी लगता है कि मिरेकल्स में हैपन? अनम्यूट कर लीजिए सर अपने आप को। आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। हाँ कुणाल जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस को ना इस तरीके की बातें करने की जरूरत नहीं है कि अपने कार्यकर्ताओं में हमें जोश भरना है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बब्बर शेर है, वो वैसे ही जोश में रहते हैं और जनता के लिए हमेशा ग्राउंड पर रहते हैं, फील्ड पर रहते हैं और उनके साथ खड़े रहते हैं, चाहे वो कोविड हो या कभी कोई आपदा हो या हर दुख हो। खैर, मैं आना चाहूंगा बात पे कि कांग्रेस ने कभी भी किसी भी तरीके का कोई ऐसा आधिकारिक बयान नहीं दिया है कि ईवीएम हैक हो गई और हम हार गए। हमने सिर्फ अपनी एक संस्था को, जो कि एक लोकतांत्रिक संस्था है, जिसको बोला जाता है लोकतांत्रिक संस्था, ईवीएम पर सवाल तो आप उठाते ही है ना सर। मैं आपको कुणाल जी वही कह रहा हूँ, हमने एक लेटर लिखा है जयराम रमेश जी ने, जिसमें उन्होंने अपने असंतोष व्यक्त किया है कि जो रिजल्ट्स और ट्रेंड्स अपडेट होने चाहिए थे टाइमली, वो नहीं हो रहे हैं। सुबह 9 से 11 के बीच में हो या 11 बजे के बाद हो, उसमें एक मतलब नॉर्मल उसमें एक ट्रेंड में नहीं देखा गया कि वो टाइमली अपडेट हो रहे हैं। वो अनटाइमली बहुत ज्यादा अपडेट हो रहे हैं। जैसे आदित्य सुरजेवाला जो है वो 10,000 वोटर से इसमें आगे चल रहे हैं, और अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि वो चीज अपडेट ही नहीं हुई थी। अच्छा ठीक है, ये क्वेरी को एड्रेस करेंगे। क्विक रिएक्शन अमीन साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि क्या आपका वहां पर काउंटिंग एजेंट नहीं है, सिर्फ बीजेपी के लोग हैं? अमीन जी, आपका काउंटिंग एजेंट है वहां पर? वो क्या देख रहा है? वही बात कह रहा हूँ मैं, अपने काउंटिंग एजेंट से बात करके जयराम रमेश जी ने वो लेटर लिखा है। इलेक्शन कमीशन आपको देखिए, इलेक्शन कमीशन से अपोजिशन को एलर्जी है। मैं आपकी बात नहीं करता हूँ, जब बीजेपी अपोजिशन में थी तब भी यही हुआ था और किताबें लिखी गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कभी अपनी सच्चाई नहीं छोड़ी है।
वो संविधान के प्रति काम अमीन जी करता है, इलेक्शन सच्चा है। कमीशन की क्रेडिबिलिटी ठीक पे है ना? हरकत नहीं कर रहे हैं, सारा हाँ, देश अगर और इसको आप लोग होता है, सुप्रीम कोर्ट भी ले गए, वहां से भी आपको मार खानी पड़ी। तो उसमें कोई भी गलत आप काम एक बात इलेक्शन समझिए ना कमीशन कि नहीं अगर करता है, नहीं इलेक्शन करता है। कमीशन हमारे आपके देश में हर जगह एजेंट लोकतंत्र होते हैं। का कोई संसद बताती है और अगर हमें उस चीज के ऊपर नाराजगी है और हाँ। अगर हम अपनी भाई आपत्ति मशीन है, इसमें मशीन है, इंफॉर्मेशन आने में लेट हो गया, किसी वजह से डाटा ठीक है। डिले हो गया, तो उसमें क्या कोई रिजल्ट चेंज हो जाएगा? नहीं, गलत बात। मैं अच्छा नहीं मानता। ठीक है, ठीक है, ओके ओके अमीन साहब, ओके सक्सेना, इलेक्शन कमीशन की सैंक्टिटी के ऊपर अभी बात नहीं करेंगे, वो ठीक है, वो अभी प्रक्रिया चल रही है और इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसको कुणाल जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए। लेट्स कुणाल जी मेरे को अपनी बात कंप्लीट करने जल्दी दीजिए। जल्दी मैं 10 सेकंड। एक बात और, हाँ मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि हम इलेक्शन कमीशन हमारे ही देश के जो लोकतांत्रिक संस्था है, हम एक पॉलिटिकल एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते जो कि इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत आते हैं, तो हमने बहुत संतोष व्यक्त किया है ओके। कि भाई आपकी वेबसाइट पे टाइमली रिजल्ट अपडेट क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। फ्रेंड्स को अपडेट करने में डिले क्यों हो रहा है। ओके, तो एक उसमें डिसैटिस्फैक्शन ये चीज़ को तो उन्होंने नहीं है कि हमने बोल दिया रेस नहीं, किया। ओके ऐसे कुछ ओके गलत सक्सेना बोल दिया। साहब, हम समझ गए, असंतोष पॉइंट जारी टेकन, करना आपने तो अपना हमारा ये संतोष व्यक्त किया। लोकतांत्रिक अधिकार है ना, ठीक है। उसका आंसर इसमें इलेक्शन इतनी कमीशन मिलती देगा। जुलती ठीक है, सबको। लेट इलेक्शन कमीशन रिप्लाई टू दैट। ठीक है, आपने असंतोष व्यक्त किया, एक हेल्दी डेमोक्रेसी में आपने अपना रोल निभाया। ठीक है, हमारे साथ राम राजेश शर्मा साहब भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के तरफ से। शर्मा साहब स्वागत है आपका। कल का वह दिन कल का वो दिन आपको याद होगा जब हम एग्जिट पोल के रुझानों पर बात कर रहे थे, और मुझे वो बात याद आ गई कि आपने कहा था कि कल मंगलवार है और देखिए हनुमान जी की कृपा से बीजेपी की सरकार आएगी। आपके हाथ में तो दोनों हाथ में लड्डू आ गए सर, राम राजेश शर्मा साहब, अभी तक के यदि रुझानों को हम नतीजे मान के चले तो बताइए। देखो, हम हनुमान जी के पुजारी हैं, हम सनातन प्रेमी हैं, भगवान श्री राम के पुजारी हैं, भगवान श्री कृष्ण के पुजारी हैं, और कांग्रेस पार्टी सनातन को तो मानती नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी का जब भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण कार्य में वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, तो कांग्रेस ने वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी। तो ये तो सनातन विरोधी हैं, और जिस तरह से ये अपना खुशी मना रहे थे, कल भी मैंने आपको बताया था कि सरकार हमारी आएगी, ये चाहे कुछ भी कहें, तो ये जो रुझान होते हैं ये अपना पता नहीं कैसे को आकलन करते हैं। जैसे मैंने बताया, छत्तीसगढ़ में भी विपरीत हुआ था, मध्य प्रदेश में भी विपरीत हुआ था, लोकसभा चुनाव में भी विपरीत हुआ था। तो ये तो हमारे को अपनी देवतुल्य जनता जनार्दन के ऊपर पूर्ण विश्वास है, और जिस तरह से विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है, ऐसे ही हरियाणा में भी हमारे युवाओं के हृदय सम्राट, बहुत ही मिलनसार, जन जन के चेहते, छत्ती बरादरी के मसीहा आदरणीय नायब सिंह सैनी जी को दूसरी बार मुख्यमंत्री पद पर ये देवतुल्य जनता जनार्दन बैठाएगी। ठीक है, और उनको आशीर्वाद दिया है। हाँ। और तीसरी बार भाजपा की सरकार आएगी। ठीक है, और एग्जिट पोल की तो विश्वसनीयता के ऊपर 2015 के बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद वो खेल जारी हो गया था कि जब हम उससे सवाल पूछते थे। लेकिन बहरहाल आपने जब बात की, तो क्या आपको लगता है कि भगवान भरोसे ही आप जीते हैं, भगवान की कृपा से आप जीते हैं, चूंकि सबसे पहले हमने वही बात की थी, या फिर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के विकास के एजेंडे और मॉडल में वह दम था कि एंटी इनकम्बेंसी की लहर भी उसे नहीं काट पाई? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, भगवान पर भी भरोसा है और जनता भी भगवान के बराबर है। जनता को हम भगवान देवतुल्य मानते हैं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी जनता का निरादर करती है, इनके राष्ट्रीय महामंत्री देवतुल्य जनता जनार्दन को राक्षस कहते हैं। वो कहते हैं बीजेपी का वोटर राक्षस है, और मैं कुरुक्षेत्र की धरती पर खड़ा होकर श्राप देता हूँ, बीजेपी का वोटर राक्षस है। मेरे भाई, आपका शराब कोई दुर्वासा मुनि का शराब है क्या? आप शराब उसको दीजिए जिसने आपको हरियाणा की राजनीति से बाहर कर दिया। आपने राजस्थान में जाके एमपी राज्यसभा का चुनाव लड़ना पड़ा। ये जनता तो देवतुल्य है, भगवान का रूप है। आएंगे आपके पास, हाँ आएंगे। राम राजेश साहब, आपको क्या लगता है कि आपको हिंदुओं ने बिल्कुल फुल सर्कल वोट दिया है, या हिंदुओं में बटी तमाम जातियों ने भी फुल सर्कल वोट दिया है? देखो, ये देवतुल्य जनता जनार्दन 36 बरादरी ने वोट दिया है। हाँ। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जो हमारे विश्व के सबसे
लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री, उनकी नीतियों की जीत हुई है, भाजपा की नीतियों की जीत हुई है। और नायब सैनी जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, मतलब वो जनता के बीच में रहे। मैंने आपको एक दिन कहा भी था, मैंने कहा था भाई पर्सनैलिटी के भी वोट होते हैं, प्रोफाइल के भी वोट होते हैं, व्यक्तित्व के भी वोट होते हैं। जिस तरह से लोगों के बीच में रहते हैं, वो मिलनसार हैं, वह जनता का आशीर्वाद लेते हैं। वो अक्सर कहते रहते हैं, आप कभी भी देख लेना, वो अक्सर यही कहते हैं, भाइयों ये मुख्यमंत्री कुर्सी भी थारी है, मैं भी थारा हूँ, और सीएम रेजिडेंस भी थारा है। भाई मैंने आपको आशीर्वाद की जरूरत है, आपका आशीर्वाद चाहिए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ आपका, मैंने आपका आशीर्वाद की जरूरत है। ये मैं समझता हूँ आदरणीय नायब सैनी जी का व्यक्तित्व भी बहुत काम आया है। उन जिस तरह से राम लक्ष्मण की जोड़ी है, प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय पंडित मोहनलाल बड़ोली जी, और वो उनकी राम लक्ष्मण की जोड़ी है। चलिए, इन्होंने ठीक है। बहुत मेहनत किया है। हाँ। और ये सबकी छत्ती बरादरी की जीत हुई है, ये प्रदेश की जनता की जीत है। ठीक है, यदि अभी के ही रुझानों को नतीजे माने तो वाकई एक बड़ी जीत है, और तमाम चीजों को धत्ता बताते हुए भारतीय जनता पार्टी व तीसरी बार सरकार बना रही है। राजीव जी एक इशारा उन्होंने किया, आपके पास आएंगे सक्सेना साहब, आपके पास भी आएंगे। एक मिनट आएंगे आपके पास। राजीव जी, जिस तरह से इशारा किया गया, नायब सिंह सैनी की पर्सनालिटी की रामराजी साहब ने बात की, तो इससे क्या आपको लगता है कि वो वक्त आज से 8 महीने पहले जब मनोहर लाल खट्टर, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर के बारे में यह फीडबैक आ रहा था कि जनता उनसे नाराज है, क्या बीजेपी ने उस वक्त बिल्कुल समय रहते इस चीज को भांप लिया कि कहीं मनोहर लाल खट्टर यदि कंटिन्यू करते तो मामला गड़बड़ा सकता था, और नायब सिंह सैनी की इमेज का क्या उससे फायदा? दो चीज़ें हैं। आप एक चीज़ का जिक्र कर दिया है कि मनोहर लाल खट्टर से लोग कुछ नाराज़ थे, इसका भी भरपाई हुई है इनको नायब सिंह सैनी को लाकर के। दूसरी बात ये, जो पिछड़े वर्ग का वोटर है वो सैनी के लाने से, सैनी के आने से वो वोटर एकजुट हुआ है। जो दलित वर्ग का वोटर है वो बीजेपी के साथ जुड़ा है जाकर के नायब सिंह सैनी के आने के बाद से। तो दो फायदे हुए नायब सिंह सैनी के आने से। एक जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो खत्म हुई है, जो पिछड़ा वर्ग का और दलित वर्ग का वोटर है वो बीजेपी के साथ आकर के खड़ा हो गया, और बीजेपी दिखाई दे रही है कि वो तीसरी बार अपने बलबूते पर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। ओके, अमीन साहब एक बहुत ही क्रिटिकल कमेंट, जब हम सरकार 2 टर्म पूरे करती है, 10 साल वहां पर बीजेपी ने अपने टर्म पूरे किए थे, स्वाभाविक है, नेचुरली एक एंटी इनकम्बेंसी की लहर होती है। लेकिन यदि पोल परसेंटेज की हम बात करें, एक चरण में हरियाणा में चुनाव हुए, 68% के आसपास वोट डाले गए हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में यदि वोटिंग हुई है तो इससे क्या समझ में आता है? या तो लोगों को यह लगता है कि जनता के प्रति विश्वास कम हो गया है, तो लेट्स चेंज द गवर्नमेंट, और इतनी बड़ी संख्या में लोग उमड़ कर आते हैं। लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या में लोग उमड़ कर आते हैं और वही गवर्नमेंट कंटिन्यू करते हैं, ये कैसा फॉर्मूला है? देखिए, हमारे यहाँ आपने सुना होगा एक स्वीप प्रोग्राम शुरू किया गया था 2010 से। तो स्वीप में यह है कि लोगों को बताया जाता है कि किस तरह वोट डालें, और वोटर की क्या अहमियत है, क्या इम्पोर्टेंस है वोट की, और आपका प्रजातंत्र के अंदर कितना विश्वास है, और उसमें भागीदारी कितनी है आपकी। ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वोटर को एनरोल किया जाता है। इसमें इलेक्शन कमीशन का भी बहुत बड़ा रोल है कि वो वोटर को उत्साहित करते हैं और पुरस्कृत करते हैं, एक तरीके से देखा जाए तो, और उनको एजुकेट किया जाता है। तो इसके लिए हमारा बड़ा प्लान चल रहा है इलेक्शन कमीशन का काफ़ी दिनों से, तो उसका भी असर है। साथ में जो वोट पड़े हैं वो वोट इसलिए पड़े हैं कि अब भी देखना होगा, इलेक्शन कमीशन कहता है वोट दीजिए, तो वोट तो पड़े, लेकिन वोट उन्होंने लोकल लेवल पे देखा कि उनको किससे क्या फ़ायदे हैं, क्या स्कीम मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है, उनका प्रतिनिधि अच्छा है या नहीं है, इसका भी असर पड़ता है। और वोट तो पड़ेंगे ही, वोट बढ़ते ही रहेंगे, क्योंकि दिन पर दिन इलेक्शन कमीशन के काफ़ी प्रयत्न हो रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े, तो इसे पिछले से अगले वोट ज़्यादा मिलेंगे हमेशा आपको। इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी का होता है, हमारे और अधिकारियों का होता है, इवन BLO का भी। देखिए कितनी सुविधाएं दी गई कि आपका जो वोटर ID कार्ड है पहले ब्लैक एंड वाइट होता था, अब कलर जाता है और टाइमली आपके घर पहुंचता है, और ये किसी भी कार्यकर्ता को जो स्लिप देने आते थे घरों में, उनकी ज़रूरत नहीं है। हमारा जो BLO है, बूथ लेवल ऑफिसर, वो जाता है, और इवन आपका फॉर्म भी
वो लेके जाता है, भर के जाता है और वोटर आई कार्ड बना के घर के दे जाता है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए वोटर परसेंटेज बढ़ना ही बढ़ना है। ये इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद। ओके, ओके, एक क्विक रिएक्शन राजीव जी आपसे भी लेते हैं। क्या आपको लगता है बूथ वाइज, बूथ लेवल तक भारतीय जनता पार्टी की रीच बहुत मैसिव है, पेनिट्रेटिव है? आपको लगता है कि वो भी अपने वोटर्स को बिल्कुल ये उत्साहित करते हैं कि आप बूथ तक पहुंचे? क्या ये भी एक फैक्टर है यदि हरियाणा के पर्सपेक्टिव में बात करें? देखिए, हरियाणा के पर्सपेक्टिव में बहुत सारी चीज़ें हुई और लोकसभा चुनाव में जो हार मिली उसका उन्होंने बहुत उसमें सुधार लेकर के आया, उससे सीख ली। और जो आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो लोकसभा चुनाव में एक तरीके से शांत होकर के बैठ गया था और उसने कहा था कि हम कैंपेन नहीं करेंगे बीजेपी के लिए, शायद उनको मनाया गया और जो आरएसएस के लोग थे वो उन्होंने कैंपेनिंग की, घर घर जाकर कन्वेंसिंग की, उसका इन्हें फायदा मिला और जो वोटर उनसे छिटक गया था बीजेपी से, वो वोटर उनके साथ आ गया। तो ये कोई एक फैक्टर नहीं, मल्टीपल फैक्टर हैं और शायद कांग्रेस ये जो बीजेपी की रणनीति थी इसको समझने में नाकामयाब रही। दूसरी चीज ये है कि जहां तक आपने बूथ लेवल की बात कही, बूथ लेवल नहीं, पन्ना लेवल, आधा पन्ना लेवल, गली तक जाकर के इस बार संगठन को फिर से सुदृढ़ करने की कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से। उसका ये नतीजा है, कांग्रेस समझने में नाकाम रही आखिरी क्षणों में, इसलिए उसको खामियाजा उठाना पड़ा। एग्जैक्टली, संगठनात्मक तरीके से तो हर किसी को पता है बीजेपी कितनी मजबूत है। हाँ सक्सेना साहब, बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं, घड़ी में भी 1 बजने की तरफ काटा इशारा कर रहा है, ऑलमोस्ट करीब है हम, टैली हिल नहीं रही है, आपका आत्मविश्वास हिल रहा है या नहीं? मैं पहले कुणाल जी, मैं सबसे पहले विनेश फोगाट जी को बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण का उदाहरण देते हुए और समस्त असुरी शक्तियों से जीत हासिल लड़ते कर ली। हुए 6000 लगभग वोटों से जीत दर्ज करती है और ये देश की समस्त बेटियों की जीत है, देश की सभी महिलाओं की जीत है, सब स्वाभिमानी महिलाओं की, सभी की जीत है। अब मैं दूसरी बताना चाहूंगा, मेरे भाजपा के जो साथी थे उन्होंने सनातन की बात करी, अयोध्या की बात करते हैं। पूरे देश ने देखा अयोध्या ने किस तरह भाजपा को बाहर निकाला अयोध्या से और किस तरह इन्होंने अपशब्द अयोध्या वासियों के लिए कहे और जिसकी तर्ज पर हरियाणा भी ने बाहर निकालेगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, टैली चेंज होगी, थोड़ा समय दीजिए। तीसरी बात मैं बोलना चाहूंगा कि आर्यन मिश्रा, वो भी तो ब्राह्मण था, क्या वो सनातनी नहीं था जिसको गौ हत्या के नाम पे गौ रक्षकों ने मार दिया? जो ये बोला जाता है उसको निर्मम हत्या कर दी उस लड़के की। और चौथी बात मैं बोलना चाहूंगा, बड़े सनातनी बनते हैं ना, हनुमान जी का नाम लेते हैं और आज की डेट में हरियाणा की जनता हनुमान जी की चौपाई कह के इन्हें भाजपा को हरियाणा से बाहर निकालेगी। भूत पिशाच निकट नहीं आते, शराब लग गया। आप मुझे दो डिफरेंस बता दो, बजरंग बाण और हनुमान चालीसा में क्या होते हैं? बजरंग बाण का प्रयोग ठीक है, राम रामराजी शर्मा साहब, आप अपने काउंटर पार्ट का आत्मविश्वास देख रहे हैं, या आत्मविश्वास ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर इसमें कुछ तथ्य भी है? बताइए। आप मुझे जनता बताएगी, जनता से पूछ लेना, रिजल्ट आने दो। आप अभी भाजपा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना, आप बता दीजिए बजरंगबली की कृपा तो सब पर ही है और आप बता दीजिए बजरंग बाण और हनुमान चालीसा में डिफरेंस क्या है? आज चुनाव पर चर्चा कीजिए, बजरंग बाण और हनुमान चालीसा छोड़ा जाए। चलिए ठीक है, आज बहुत अहम दिन है और ठीक है, बहुत देर से हमने हरियाणा की चर्चा की, बात की। अब एक क्विक रिएक्शन लेते हैं। अमीन साहब आपसे शुरू करते हैं, फिर राजीव जी के पास भी जाएंगे। सर, JNK की जो स्थिति है, वहाँ पर भी बम्पर वोटिंग हुई, काफ़ी सालों के बाद वहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए और ऐसे में खूब लोग निकले। ऐसे में जो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ और तमाम ऐसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई, क्या इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी नहीं उठा पाई या फिर इसके दूरगामी परिणाम होंगे? नहीं, देखिए, उनको अभी किसको फ़ायदा मिला किसको नहीं मिला वो तो नहीं है, लेकिन मैं तो चुनाव आयोग को और वहाँ की सुरक्षा एजेंसियों को और वहाँ के प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगा। इन्होंने सक्सेसफुल वहाँ पर बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना इंसिडेंट के बहुत अच्छा चुनाव कराया और परसेंटेज भी अच्छी रही। आप देख रहे हैं 68% वहाँ की बात हो रही है हरियाणा की, उस सर से कम वोट वहाँ नहीं पड़ा है। और वोट जो है, देखिए, वहाँ पर भी परसीमन हुआ और वहाँ पर सीटें बढ़ी और लोगों को अपना चांस मिला। अब वहाँ पर इस तरह की बातें की गई थी जो कि हिंदू मुसलमान डिवाइड करने की बात की गई, इसलिए घाटी में उनको वोट ज़्यादा मिला और बहुत सी अफवाहें उड़ाई गई कि बीजेपी ने कुछ लोगों को वोट काटने के लिए अपना खड़ा कर दिया है पैसे देके। और लेकिन हम समझते हैं कि हमारे देश की जीत हुई है, हमारे देश की जो 370 लागू की गई थी उसकी जीत हुई है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे भारत की छवि अच्छी हुई है कि हमारे यहाँ प्रजातंत्र है,
हमारे यहाँ लोकतांत्रिक देश है, हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं ओके। और डेमोक्रेसी में जीते हैं। ओके राजीव जी, अक्सर बीजेपी के ऊपर यह बात कही जाती है कि जो भी छोटे क्षेत्रीय दल बीजेपी के साथ एमेलगमेट होते हैं या एक गठबंधन करते हैं वो अपना अस्तित्व खो देते हैं। जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में पीडीपी बिल्कुल शानदार एग्जाम्पल है इसका। कहाँ कश्मीर वैली में उनकी तूती बोलती थी साहब, और आज की स्थिति देख लीजिए, बोलने को कुछ है नहीं। आप अपना एक जरूर इस पे कमेंट दीजिए कि क्या बीजेपी का शिकार हो गई पीडीपी? देखिए ऐसा है कि पीडीपी अपनी नीतियों का शिकार हुई है। पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा पाकिस्तान परस्त हो गई और कश्मीर की जनता ने, जम्मू कश्मीर की जनता ने ये दिखा दिया है कि वो पाकिस्तान परस्त नहीं है, वो आतंक परस्त नहीं है। इसलिए पीडीपी की ये हालत हुई है। लेकिन जहां तक आपने कहा 370 का एब्रोगेशन, उसका फायदा बीजेपी को पूरी तरीके से नहीं मिला। डिलिमिटेशन के बाद में जम्मू कश्मीर की सीटें बढ़ी हैं, उस अनुपात में बीजेपी को सीट्स मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। और ये बीजेपी का दुर्भाग्य कहिए या उनकी नीति का खामियाजा कहिए, उन्हें भुगतना पड़ता है कि ना तो उन्हें लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का फायदा मिला और ना जम्मू कश्मीर के चुनाव में 370 हटाने का जो फायदा मिलना चाहिए वो मिला है। बीजेपी को अपनी नीतियों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, उन्हें रिफाइन करना चाहिए कि वो और इन सारी चीज़ों को किस तरीके से लेकर के जाए। और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जो डोमिसाइल पॉलिसी है जम्मू कश्मीर की, उसको लेकर के जो लोकल जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनमें थोड़ा सा रिसेंटमेंट है। और मुझे लगता है कि अगर इस उसको गलती को वो थोड़ा ठीक कर लेंगे या वहाँ जो भ्रांति फैली है उसको दूर कर बीजेपी दूर कर पाएगी तो शायद उसे फ़ायदा हो सकता है और आगे होगा अगर वो ऐसा करती है तो। क्विक क्लोजिंग कमेंट राम राजी शर्मा साहब, आप भी जल्दी से दीजिएगा। सक्सेना साहब से भी बिल्कुल क्विक क्लोजिंग कमेंट लेंगे। आप हरियाणा में तो किला फतह करते दिख रहे हैं शर्मा साहब, जम्मू कश्मीर में मामला लेकिन फंस गया। रहने वाला हूँ, मैं हरियाणा की बात करूंगा। तो इस तरह से देवतुल्य जनता जनार्दन के ऊपर हमारे को पहले से ही विश्वास था। तो जनता भगवान का रूप होती है। जनता जनार्दन ने जिस तरह से विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, ऐसे ही हरियाणा में भी जो बहुत ही मिलनसार हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, जनता के बीच में रहते छत्तीस बरादरी के मसीहा हैं, आदरणीय नायब सैनी जी को आशीर्वाद देकर दूसरी बार मुख्यमंत्री देवतुल्य जनता जनार्दन बनाने जा रही है और तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है। जनता विज का साहब को भी मना लीजिएगा ना। विज साहब बोल रहे हैं कि यदि मुख्यमंत्री बनाया जाए तो स्वीकार्य। 500 वोटों से पीछे चल रहे हैं हाँ। विज साहब अभी। विज साहब किसका शिकार हो गए रामराजी शर्मा साहब? देखो ये तो क्या होता है ना, जनता का रुझान किस टाइम क्या होता है, जनता भगवान का रूप होती है, किसको कब कितना आशीर्वाद दे दे। तो ये तो बाद में चलिए कहाँ अपने आप को मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, 500 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ठीक है नायब सिंह सैनी साहब, तो आप उनके मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़े थे। ये तो रिजल्ट के बाद ठीक है, हाँ इंतजार करेंगे, औपचारिकताओं का इंतजार तो हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है सक्सेना साहब, एक क्विक क्लोजिंग कमेंट आप भी दे दीजिए। आप अपने काउंटर पार्ट को सुने, हमारे सभी वरिष्ठ सहयोगियों को भी सुने, आप अपनी बात भी कह दीजिए कि अब आपको कौन सी तस्वीर दिखाई देती है। हाँ, जम्मू कश्मीर में आपकी गठबंधन की परफॉर्मेंस अच्छी है। कुणाल जी, मैं आपको फिर से बात बोलना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने जीत दर्ज करी है उसी तरीके से हरियाणा में भी हम जीत दर्ज करने जा रहे हैं। आप औपचारिक घोषणाओं का इंतजार कीजिए, ट्रेंड्स अपडेट होने दीजिए, जनता के रुझानों में भी और रिजल्ट्स में भी आपको हरियाणा में जीत दिखेगी। भाजपा के कुशासन से त्रस्त होकर 36 बिरादरी, हरियाणा के सभी जाति धर्मों ने एक मुश्त होकर भाजपा के कुशासन के खिलाफ कांग्रेस सरकार को वोट किया है और हम पूर्ण रूप से बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। और इनका सनातन का ये जो ढोल पीटते हैं, धूम पीटते हैं, इनको सनातन का था भी नहीं पता है। जिस तरीके से सिर्फ ये धर्म की राजनीति करने में लगे रहे हैं, अब इस धर्म की राजनीति को, गंदी राजनीति को हरियाणा की जनता बुरी तरीके से ठीक है, ओके। चलिए आपसे वाद विवाद करके क्या ही फायदा होगा, लेकिन जो नतीजे अब आ रहे हैं या आने को हैं, दस्तक दे रहे हैं, उसका इंतजार कीजिए, उसका इंतजार कीजिए और इस इंतजार के लम्हे का थोड़ा मजा लीजिए, क्योंकि उसके पार सत्ता किसी का इंतजार कर रही है। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े,
आपने अपनी बात को बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से हमारे दर्शकों के सामने रखा और दर्शकों को भी यह समझने का मौका मिला कि आखिर जो बाजीगर बनकर उभरा तो उसके क्या कारण थे और जो जीतते जीतते भी चूक गया उसके क्या कारण थे। बहरहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए, खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।